तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं कि आखिर आज़ादी के बाद सैकड़ों बिखरे हुए टुकड़ों से भारत का वो नक्शा बना कैसे, जिसे हम आज जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। सोचिए, 1947 में आज़ादी के वक्त भारत कोई एक देश नहीं बल्कि 500 से भी ज़्यादा टुकड़ों की एक पहेली जैसा था। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे टुकड़े जुड़कर वो देश कैसे बने जिसे आज हम भारत कहते हैं। ये वो सवाल था जिसने हमारे संस्थापकों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। ठीक है, तो हम अपनी इस कहानी को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे राज्यों का संघ का मतलब क्या है, फिर देखेंगे वो एकीकरण की बड़ी चुनौती क्या थी, उसके बाद भाषा का सवाल कैसे उठा और आखिर में भारतीय नक्शे को दोबारा कैसे बनाया गया। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कानूनी नींव की जिसने भारत के बनने का पूरा रास्ता तय किया। राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि भारत एक ऐसा संघ है जो कभी टूट नहीं सकता। मतलब कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे अलग नहीं हो सकता। ये किसी समझौते का नतीजा नहीं है, बल्कि एक हमेशा के लिए बना हुआ राष्ट्र है। अब देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। भारत की जो यूनियन वाली बनावट है वो अमेरिका जैसे फेडरेशन से काफ़ी अलग है। कैसे? भारत में संसद राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है, उन्हें छोटा या बड़ा कर सकती है या नए राज्य बना सकती है। ये शक्ति केंद्र सरकार को, राष्ट्र को एक नया रूप देने की एक बहुत बड़ी ताकत देती है, जो कि अमेरिका में नहीं है। तो ये तो हुई संविधान की बात। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर और आज़ादी के बाद के सबसे बड़े कामों में से एक पर, यानी उन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक राष्ट्र बनाना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 552। जी हां, 1947 में भारत की सीमाओं के अंदर 552 देसी रियासतें थीं। हर रियासत का अपना राजा, अपना शासन। अब सोचिए, इन सभी को एक झंडे के नीचे लाना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये सचमुच एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। अच्छा, ज्यादातर तो मान गए। 549 रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए हामी भर दी, लेकिन 3 ने साफ इनकार कर दिया और यहीं से एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, जिसने इस नए नए आजाद हुए देश की एकता को ही खतरे में डाल दिया। तो ये 3 कौन थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये वो 3 बड़ी रियासतें थीं जिन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। और मजे की बात यह है कि तीनों की कहानी बिल्कुल अलग है। आइए एक एक करके देखते हैं कि आखिर इनका विलय हुआ कैसे। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद की। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो भारत सरकार को एक पुलिस एक्शन लेना पड़ा, जिससे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। एक तरह से सैन्य बल का इस्तेमाल करके हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अब जूनागढ़ का मामला देखें, ये बिल्कुल अलग था। वहां का नवाब तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, लेकिन वहां की ज्यादातर आबादी हिंदू थी। तो भारत सरकार ने एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, एक जनमत संग्रह करवाया। मतलब लोगों से वोटिंग कराई गई कि वो कहां जाना चाहते हैं, और नतीजा, भारी बहुमत से लोगों ने भारत को चुना। और फिर आता है तीसरा और सबसे जटिल मामला, कश्मीर। यहां का विलय एक कानूनी समझौते के तहत हुआ। जब पाकिस्तान से आए कबायलियों ने हमला कर दिया तो वहां के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और बदले में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। तो चलिए, देश राजनीतिक तौर पर तो एक हो गया, लेकिन जैसे ही एक चुनौती खत्म हुई, देश के अंदर से ही एक नई और बहुत शक्तिशाली मांग उठने लगी। ये मांग थी भाषा के आधार पर अलग राज्यों की। देखिए, शुरू में तो सरकार भाषा के आधार पर राज्य बनाने के बिल्कुल खिलाफ थी। 1948 में धर आयोग और फिर जेवीपी समिति दोनों ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पुट्टी श्रीरामुलु नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके इस बलिदान ने पूरे देश में, खासकर दक्षिण भारत में, एक आग सी लगा दी। सरकार पर इतना दबाव बना कि उन्हें झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना। इस एक घटना ने पूरे देश में ऐसी ही मांगों की एक लहर पैदा कर दी और सरकार को मजबूरन अपनी पूरी नीति पर दोबारा सोचने के लिए एक नया आयोग, फजल अली आयोग, बनाना पड़ा। और इसी भाषाई बहस का नतीजा था एक ऐसा कानून जिसने भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए एक नया रूप दे दिया। ये कानून था
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। फजल अली आयोग की सिफारिशों के आधार पर बने इस कानून ने आधिकारिक तौर पर भाषा को राज्यों के बनाने का मुख्य आधार मान लिया। इसके बाद देश का अंदरूनी नक्शा पूरी तरह से बदल गया। तो बदलाव क्या था? देखिए, आज़ादी के वक्त की जो पुरानी, बहुत ही उलझी हुई पार्ट ए, बी, सी, डी वाली व्यवस्था थी, उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की एक बहुत ही सीधी-सादी और साफ-सुथरी व्यवस्था अपनाई गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। 1956 का ये अधिनियम कोई आखिरी फैसला नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। इसके बाद भी दशकों तक नए राज्य बनते रहे। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बने, फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, और ये सिलसिला चलता रहा। ये दिखाता है कि भारत का नक्शा लगातार विकसित होता रहा है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि भारत का नक्शा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जीता जागता दस्तावेज है, एक कहानी है जो हमेशा अपने लोगों की पहचान, उनकी ज़रूरतों और उनकी उम्मीदों के हिसाब से बदलती रही है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि भविष्य में ये नक्शा कैसा दिखेगा और कौन सी नई पहचानें इसे आने वाले वक्त में आकार देंगी।